dear students, this is Dr. Kumar Jain, Assistant Professor, Government Law College, बीकानेर। आप सबका वापस से स्वागत है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को कंटिन्यू करते वक्त लेट्स स्टार्ट विद इट। इससे पूर्व 2005 से पहले यानी कि 1956 में क्या पोजीशन थी वह अपन ने समझा। अब आज से स्टार्ट करेंगे आफ्टर 2005 यानी कि जब ये संशोधन धारा 6 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में किया गया। संशोधित अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? 9/9/2005 को। ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है 9/9/2005 क्योंकि सारे डिसीजंस इसी पर बेस्ड हैं जो कि आप आगे की वीडियो में समझ सकेंगे। क्लैरिफिकेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बिकॉज ऑफ दिस डेट। when we start reading this act, that is this section 6, it is very important. Let's start with it. यदि इस धारा को देखा जाता है तो यह कहा गया है ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली। यहां से जो वर्ड है सहदायिकी वह हट चुका है, यानी कि कोपाशनरी जैसा शब्द नहीं है, अब है जॉइंट हिंदू फैमिली, संयुक्त हिंदू परिवार कुटुंब। यदि आगे देखा जाए तो डॉटर ऑफ अ कोपाशनर, एक और वर्ड, द डॉटर of a co-partner. This is again a very important word, daughter of a co-partner। अब इस पर भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं। अगर इसको इंटरप्रेट करें, अभी डिसीजंस को बाद में किया जाएगा, लेट्स इंटरप्रेट एग्जैक्टली व्हाट इज इन द एक्ट। डॉटर ऑफ अ को-पार्टनर मीन्स को-पार्टनर यहां कौन हुआ? फादर। को-पार्टनर यहां कौन हुआ? फादर। ठीक, वह उसकी पुत्र, डॉटर ऑफ अ को-पार्टनर। शैल, में नहीं लिखा हुआ वर्ड, शैल लिखा। आगे इसको पढ़ें तो क्या लिखता है? बाय बर्थ। अब देखिए मैंने क्या लिखा? डॉटर बाय बर्थ एज अ को-पार्टनर। इसको मैंने हाइफन लगा के लिखा है क्योंकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ये। फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज द डेट, सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्ड इज फादर, थर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड इज बाय बर्थ, यानी कि जन्म से। क्योंकि जो सारे डिसीजंस हैं वो धीरे धीरे इन शब्दों पर ही इंटरप्रिटेशन है, निर्वचन इन्हीं पर, यानी कि जो डिसीजंस बना है सुप्रीम कोर्ट का वो इन्हीं शब्दों पर बेसिक। लेट्स कंटिन्यू। आगे जब ये कहता है तो क्या कहता है? हैव द सेम राइट्स एज अ सन। क्योंकि जेंडर इक्वालिटी का कंसेप्ट आ रहा है, यहां लिंग भेद नहीं किया जा रहा है, समानता की दी जा रही है, तो उतने ही अधिकार जितने की एक पुत्र के होंगे उतने ही अधिकार इस पुत्री के होंगे। आगे अगर इसको देखा जाए तो यह आगे क्या कहता है? यदि अधिकार होंगे तो लायबिलिटीज, यानी कि अधिकार और लायबिलिटीज साथ में चलती हैं। लायबिलिटीज यानी कि सहदायिकी संपत्ति के मध्य उनके उत्तरदायित्व, उनका जो दायित्व एक पुत्र का होगा वही एक पुत्री का होगा। लेकिन प्रोवाइडेड, फिर एक और डेट दे दी। देखिए आज मैं थोड़ा सा ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं उन पर आप ध्यान रखें।
प्रोवाइडेड एक प्रोविजो के साथ जुड़ा हुआ है, सी के साथ, और वो कह रहा है कि पार्टीशन यदि 20 दिसंबर 2004 से पूर्व हो गया है तो ऐसी लायबिलिटीज नहीं होगी, परंतु यानी कि पूर्व में 20 दिसंबर 2004 को यदि पार्टीशन हो गया है, विभाजन हो गया है, तो इस प्रकार की लायबिलिटीज उस पुत्री के साथ नहीं होंगी, दायित्व नहीं होगा। अब यदि आगे देखा जाए सेक्शन 6 का 2, तो जो इंटरेस्ट पुत्री को मिला है कोपार्शनरी प्रॉपर्टी, क्योंकि वो कोपार्शनर है, तो इस अधिनियम ने क्या किया कि वह अपने उस इंटरेस्ट को टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन कर सकती है, यानी कि उसकी विल बन सकती है, जो कि इसी अधिनियम की धारा 30 में अब संशोधित कर दिया गया है कि फीमेल को यह अधिकार है कि वह अपने जो अपना अंश उसको मिला है उसे किसी अन्य यानी कि टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन किया जा सकता है। यदि आगे सेक्शन 6 का 3 देखा जाए तो अब जो प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी वह सर्वाइवरशिप के द्वारा नहीं होगी और लॉ ऑफ सक्सेशन यानी कि उत्तरजीवी के आधार पर नहीं होकर, और यह लॉ ऑफ सक्सेशन जैसे कि एक आपको पूर्व में 1956 में था बात कि जैसे कि एक सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, यानी कि उसका हित ऐसा माना जाएगा उसका जिस प्रकार से उसके जो सक्सेसर्स हैं क्लास 1 एयर के, यानी कि विडो, पुत्र और पुत्री, उनको यह संपत्ति डिवॉल्व हो सकेगी सक्सेशन के द्वारा, नॉट बाय सर्वाइवरशिप। इस प्रकार से धारा 6 का 1, 6 का 2 और धारा 6 का 3। So you must have understood section 6.1, section 6.2, section 6.3. Now let's continue with it. अगर सेक्शन 6 कंटिन्यू करते हैं, सेक्शन 6.3 कंटिन्यू करते हैं, तो वह क्या कहता है कि यदि यहां पे एक नोशनल पार्टीशन जो पूर्व में आप पढ़ चुके हैं, वही चीज को सुप्रीम कोर्ट ने अपना बेसिस बनाया है कि यदि पार्टीशन हो जाता तो पुत्र को जो अंश मिलता वही अंश, उतनी ही अंश, यानी कि देयर इज नो डिफरेंस, जेंडर इक्वालिटी, वही अंश अब अलॉट पुत्री को होगा। यानी कि यदि विभाजन हो जाता तो उतना ही यानी कि समान उसको अंश मिलेगा। किस किस को? पुत्र और पुत्री को। शैल बी डीम्ड, इसलिए ये शब्द आ गया नोशनल पार्टीशन। अब यदि और आगे देखा जाए तो जो डॉटर है, क्योंकि पुत्र की तो बात अलग हो गई, ये जो संशोधन हुआ है पुत्री के लिए हुआ है, तो यहां डॉटर की ब्रांच को प्री डिजीज्ड डॉटर्स डॉटर, यदि इसको आगे देखा जाए तो कैसे होगा? शेयर ऑफ द सेक्शन 6.3 को कंटिन्यू करते वक्त सेक्शन 6.3 का जो बी है वो क्या कहता है? द शेयर ऑफ द प्री डिजीज सन और अ प्री डिजीज डॉटर इस प्रकार से the share of the pre-deceased son or the pre-deceased daughter shall be allotted to the surviving child of such pre-deceased son or pre-deceased daughter, यानी कि उनकी ब्रांचों में जो फीमेल्स हैं उनको भी यहां पर
शेयर अलॉट हो जाएगा। ये पर कैपिटा यहां पर आया, पर स्ट्राइप्स आ गया, और इन दोनों के बीच में ये पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा शेयर का। आगे और देखा जाए, यानी कि धारा सेक्शन 6 का 3 का सी, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा दिया जाए आपको। सेक्शन 6 का 3C, ये जो कंटिन्यू हो रही है ये बात, जो मैंने पूर्व में बात कह दी, इनको वही शेयर मिलेगा, ऐसा समझा जाएगा कि ये पार्टीशन के समय दोनों जीवित हैं। इसी प्रकार से ये अलॉटमेंट यानी कि पार्टीशन का जो क्लेम, जो अंश मिलेगा उसी समान उसके अनुसार मिलेगा। जैसे 1956 में क्लास 1 एयर्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यदि किसी प्री डिजीज सन और डॉटर की पुत्र और पुत्री जीवित है तो। इस प्रकार से जो यह है यहाँ पे जो संसद ने किया है वह जेंडर इक्वालिटी को देखते हुए इन्होंने यह संशोधन करते हुए और समान अधिकार और समान दायित्व को देते हुए बनाया है। एक्सप्लेनेशन जब और आफ्टर, अगर इसको और देखा जाए तो, क्योंकि सेक्शन 6 का जो 4 है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और सन्स पायस ऑब्लिगेशन सेक्शन 6 का 4, जो पूर्व में सन्स पायस ऑब्लिगेशन था, यानी कि जो पुत्र का दायित्व था, पुनीत दायित्व, उसको अब इस अधिनियम द्वारा, संशोधित अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार से धारा 6 का 4 और धारा 6 का 5 में ये डेट वापस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी पार्टीशन जो कि इससे पूर्व किया गया है वह एक्चुअल पार्टीशन माना जाएगा, और इसके बाद के पार्टीशन यानी कि 20/12/2004 और 9/9/2005 के बीच में यदि कोई पार्टीशन हुआ है उसके लिए अलग अलग न्याय निर्णय डिसीजंस दिए गए हैं। और ये 20/12/2004 भी डेट क्यों रखी गई है, इस प्रकार से आपको अलग से डिसीजंस में, यानी कि जो आपका तीसरा है, आज शायद आपको आफ्टर 2005 एक मोटा जो एक सिंपली ब्रॉड जो एक कंसेप्ट है वो शायद समझ में आ गया होगा, लैंग्वेज। और अब आपको तीसरा जो इसका पार्ट है, यानी कि डिसीजंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द अमेंडमेंट एक्ट, यह आपको अगली वीडियो में समझा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।